और मित्रों, हमारी हरियाणवी लोक बोलियों को समर्पित हमारी इस वीडियो श्रृंखला की अंतिम कड़ी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपने वायदे के मुताबिक इस कड़ी की शुरुआत में भी मंगत राम शास्त्री जी का उद्बोधन मैं आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद हमारे जो बचते हैं हिस्से हमारी लोक बोलियों के, उनको एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। हरियाणवी को भाषा की तरह से क्यों नहीं डिमांड की जाती? हरियाणवी की भाषा बनने के लिए मुख्य तौर पर 4 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, बोलने वाले लोगों की संख्या। नंबर 2, उसका साहित्य। नंबर 3, शब्दकोश। और नंबर 4, व्याकरण। हरियाणवी बोली के पास मोटे तौर पर 4 चीजें हैं। जहां तक व्याकरण की बात है, अब आप व्याकरण की चीरफाड़ में बड़े रहिए। जब हम लालू प्रसाद यादव को सुनते हैं तो वो कहता है कि हम जाता हूं, हम कहता हूं। आप लगे रहो व्याकरण के उसमें कि ये तो गलत बोल रहा है। पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझता है कि लालू प्रसाद यादव क्या कह रहा है। एक बार मुझे नारनौल जाने का मौका मिला अध्यापक संघ के सम्मेलन में। वहाँ एक नाटक देखा, मेरे एक डायलॉग याद है उसका। वो बच्चा पढ़ने के लिए कहता है तो वो कहता है, हो काको मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल भेज दो, मोको स्कूल भेज दो। अब ये इसमें जाऊंगा और मैं, इसमें आप लगे रहो व्याकरण में। लेकिन उस एरिया के सब लोग, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी और आमजन भी इस बात को समझते हैं कि ये नायक जो है ये क्या कह रहा है। आप बागड़ी में को जैसे कारक होता है ना, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, गय का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। उस गो, उसको, उस गो। आप व्याकरण पे करते रहिए बहस, किसने को क्यों नहीं कहा? अरे व्याकरण तो बनता रहेगा। परिनिष्ठित जो भाषाएं होती हैं उनके व्याकरण बनते हैं। बोलियों के कब व्याकरण बनते हैं? जब ये बोली, जब भाषा बन जाएगी तो व्याकरण भी बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि व्याकरण पे काम नहीं किया लोगों ने। कई लोगों ने व्याकरण पे काम किया है, लेकिन उन्होंने आधार ले लिया प्राय वही अष्टाध्यायी का, संस्कृत व्याकरण का। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, प्राय कहता हूं कि इतनी संश्लिष्ट जो व्याकरण अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि ने बनाई है, तो उसका खामियाजा भी संस्कृत को भुगतना पड़ रहा है। मैं रेल को रेलम कहते हुए ही सकता हूं, क्योंकि अष्टाध्यायी मुझे इजाजत नहीं दे रही। नहीं तो लो पथगामिनी, कोई जरूरी नहीं मेरे लिए कहना। मैं रेल को रेलम कह के संस्कृत में उसका प्रयोग करना शुरू कर सकता हूं। संस्कृत का विकास ही होगा इससे। तो आप व्याकरण के झंझट में ना पड़े। दूसरी बात, मैं इस वीडियो से कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं कि इसकी भाषा बनाने की डिमांड की जाए। हाँ, जिस दिन बोली का इश्यू उठ जाएगा और ये बोली राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी, खास तौर पर वोट संग्रहण का मुद्दा बन जाएगी, वोट बटोरने का मुद्दा बन जाएगी, उस दिन ये इशू उठ जाएगा, ये वोट दिलवाने का इशू बनेगा। तो और भाषा की वो लोग ही डिमांड अपने आप उठा लेंगे, नेता लोग जिनको जरूरत होती है इस चीज की। तो आखिर में मैं एक बात कहता हूं कि हरियाणवी बोली के विकास में जितना हमने पुराना साहित्य उपलब्ध हुआ है उसको संजोना, उसको सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व बनता है। नंबर दूसरे, नए जितने भी लेखक हैं या आज के दौर के जो लेखक हैं, उनको उस राजा रानी के किस्सों से, मिथकों से आगे निकलना पड़ेगा। उन मूल्यों से आगे निकलना पड़ेगा जो स्थापित मूल्य हैं, जो औरत को, दलित को हीन दृष्टि से देखते हैं, जिन मूल्यों में जातिवाद है, जिन मूल्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव है, और जो मूल्य गरीब और अमीर की खाई को और चौड़ा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, उन मूल्यों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो इश्यू हैं, इनको उठा के नई रचना क्रम में एंट्री करनी पड़ेगी। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों को और आगे आना पड़ेगा। ये जो कुल मिला के हरियाणवी बोली का एक विस्तार ये विषय देंगे, तो फिर हरियाणवी का स्वरूप भाषा की तरफ अपने आप ही बढ़ेगा। ज्यादा फर्क नहीं है। आप डायलेक्ट को पिछाड़े, एक बात। नंबर दूसरे, जो शब्द हैं, शब्द तो वो पलवल में भी वही बोला जाता है, वो पंचकुला में भी वही बोला जाता है। वो बोलने के लहजे में हो सकता है कुछ फर्क हो। आप देखेंगे, एक शब्द है घड़ा,
घड़ा, गड़वा, पंडा, पैंडा, थैड़। अब ये नर्तक की बोली है थैड़, शायद और लोग इसको कम समझें। ये हरियाणवी में गुंजाइश है कि एक एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची हैं। ये है, इसमें इसकी ताकत है, ये समृद्धि है हरियाणवी की। थम, थम, तम, तुम, तू, तौ, तैं, थे, एक ही शब्द के कितने रूप हैं। ये अलग अलग एरिया वाइज हम प्रयोग करते हैं। जब हम पढ़ने लगेंगे तो सिर्फ एक ही दो ही चीज तो सीखनी है, और क्या है। और ये जो साहित्य जब हम पढ़ते हैं, इसके प्रयोग में आए हुए जो शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने आप वो हमारी बोली में आ जाते हैं। आखिरी बात, संस्कृत और उर्दू के शब्द बहुत हैं हरियाणवी में। उर्दू को तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं जा सकता। यदि पूरे हरियाणा की बोली की हम बात करें तो 40-50% हरियाणवी बोली के शब्द जो हैं आपको उर्दू के मिल जाएंगे। एक शब्द है गिलास। मैं समझता हूं कि गिलास जो शीशा, ये शायद अंग्रेजों के आने के बाद में ही आया होगा ये शब्द गिलास, जिसने आप हरियाणवी में गिलास कहने लगे। उससे पहले इसको बखोरा कहते थे। अब बखोरा फारसी का शब्द है। और मतलब कभी भी तो ये महसूस नहीं होता कि ये पराया शब्द है। उर्दू के और कितने शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो हमारी बोली के हिस्सा है, हिस्सा, उसको उनको छोड़ के नहीं कहा जा सकता। कितने ही शब्द बिल्कुल रोज बोलते हैं हम। छोरे तेरी शात आ रही है, तेरी शामत आवेगी, ये उर्दू का शब्द है। मदरसा, हम बूरा खाते हैं, बूरा जो चीनी से बनता है, बूरा, ये उर्दू का शब्द है। ये जो बाथरूम है जो हम अब बनवाते हैं घरों में, खासतौर पर पहले कम होते थे, घर से बाहर ही बनवाए जाते थे प्राय, और पुराने लोग जो है इसको गुस्ल खाना कहते थे। अभी भी सुनते हैं गांव में तो गुस्ल खाना कहते हैं। ये प्योर उर्दू का शब्द है, गुस्ल खाना। लेकिन कभी भी महसूस नहीं होता कि ये किसी पराई बोली का शब्द है। मदरसा, हारा, हारा सभी मतलब हरियाणा में सभी लोग समझते होंगे। हारा जो एक ऐसी भट्टी गुड़ाई को लेकर के, ये हारा जो शब्द है ये तो फारसी का शब्द है। हमारे साथी हैं महावीर सिंह दुखी, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है कई बार। वो बहुत शब्द ऐसे गिनवाते हैं कि हरियाणवी में उर्दू तो भरी पड़ी है। ये जितनी भी बोली भाषाएं और बोलियां मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी जब हम इस हरियाणवी बोली में समाविष्ट करेंगे, सम्मिलित करेंगे, तो हरियाणवी का साफ सुथरा सोनेवर का रूप निखर के भी आएगा। और फिर ये सवाल नहीं आएंगे कि किसको हम हरियाणवी कहें। और अंतिम बात, कल हमारे साथी हैं वो यशपाल शर्मा, देश हरियाणा के पेज से बोल रहे थे, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि भाई हरियाणवी का दिल होना चाहिए, हरियाणवी दिल। चाहे वो पैंट पहन रहा हो, कोई जरूरी नहीं है वो खिंड का धोती वाला ही हो, या कोई चुंदड़ी और ये जो चुंडा है ना, ये कोई जरूरी नहीं। दिल से हरियाणवी होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि दिल से हरियाणवी यानी हरियाणवी होने का दिल, हरियाणवी की एक पहचान वो क्या हो सकती है। मैं पूरे निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकता। ये प्रश्न भी है कि और लोग भी इसके ऊपर करें विचार के हरियाणवी को एक शब्द में कहा जाए तो हरियाणवी किसा होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करें। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जो मुहावरे हैं ना, हरियाणवी की दो ताकत है। एक हरियाणवी का मुहावरा बड़ा बलशाली मुहावरा है हरियाणवी का, और नंबर दूसरे हरियाणवी आदमी का हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देना। तो इसमें जो मुहावरा है, बहुत सारे ऐसे मुहावरे मिलेंगे आपको जो जातिवाद के आधार पर होंगे, जो गरीब अमीर के आधार पर होंगे, जो मजाक में होंगे, जो औरतों पर होंगे, और बहुत सारे ऐसे मुहावरे होंगे जो बिल्कुल वक्त की शान पे परखे हुए होंगे। अपने हरियाणा में प्राय एक बात कही जाती है, न्याय की कहिए माँ की ना कहिए। तो मुझे न्याय के पाले में खड़ा होना चाहिए, माँ के पाले में नहीं। एक गुण तो हरियाणवी में ये होना ही चाहिए। अगर ये गुण पकड़ा जाता है, कुछ मुहावरे हमें नए भी गढ़ने पड़ेंगे। जैसे काया राख धर्म होश है, मैंने ग्रागनी में यूज भी किया है। काया राख धर्म होश है, या दुनिया कहती आई आपस में के मलड़ मर के क्यों नाश करो मेरे भाई। तो काया राख धर्म होश है, यानी
आदमी का धर्म व्यक्तिगत होता है, थोपा नहीं जा सकता। काया के ऊपर जैसे धर्म धार्यते इति धर्म, यानी धारण जो किया जाता है, इसका वही अर्थ है, यानी काया के ऊपर जिसको ओढ़ा जाता है, काया के ऊपर जिसको धारण किया जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग अपने विचार से धर्म को ग्रहण कर सकता है। कायाराग धर्म ये एक मुहावरा हो सकता है। ऐसे मुहावरे और भी हो सकते हैं जो अगर पुराने जमाने में कहा करते, बाण बेटी सबकी एक सी। क्या ये मुहावरा पूरे हरियाणा में कारगर नहीं हो सकता? पूरे हरियाणा का हरियाणवी इस बात के ऊपर एक हो, कुछ भी हो जाए भाई, बाण बेटी सबकी एक सी का मतलब है सबकी कदर, सबकी इज्जत, सबका सम्मान, सबको बराबरी का हक है। तो ये जो बुराइयां हैं, अत्याचार, बलात्कार वगैरह, छेड़खानी की बहुत सारी, तो अगर ये वास्तव में आत्मा में घर कर जाए ये मुहावरा, तो खत्म होती दिखाई देंगी आपको। काम करके खाना, लेके दे दे करके खा ले, यूं एक मुहावरा है। यदि हम पुरानी चीजों से उठाना चाहते हैं तो वहां से भी अच्छी चीजें तो ली जा सकती हैं। कर मजूरी खा चूरी, कर जोकड़े खा खोसड़े। भाई मजूरी करनी पड़ो, जो मजदूरी करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, वो ना उसने तो कदे कदे चूरी मिल भी सके, लेकिन जो सारी जिंदगी मजोकड़े में यानी उए हंडन फिरन में मजाक मस्करी में काट देगा तो उसके तो खोसड़े लगेंगे अंततः। अब ये मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ये मुहावरा। काम कर्म हो से तो आपा मारे पार पड़े, समो आनी जानी, यानी परिवर्तनशील संसार है। ये कितने ऐसे मुहावरे हैं जिनको हम अंगीकार कर सकते हैं। एक हरियाणवी बनने के लिए इन मुहावरों को जब हम कहते हैं ना, हमारा पिछोपा बड़ा मजबूत रहा है, तो हमने अपने पिछोपे से ये सारी चीजें लेनी चाहिए और नई चीजों को इसमें समाहित करना चाहिए, नए मुहावरे भी गढ़ने चाहिए। तो मित्रों, हरियाणवी बोलियों के संदर्भ में ये था मंगतराम शास्त्री जी का उद्बोधन। हमने आपसे वायदा किया था कि हरियाणवी बोलियों को समझने के लिए उनका जो उद्बोधन है, उनकी जो बातें हैं, उसको 3 हिस्सों में हम आपको सुनवाएंगे। तो उसी श्रेणी से एक ये प्रस्तुति आपके सामने थी। मंजू शास्त्री भिवानी से हैं, रहती भिवानी में हैं, मूलतः पास के ही गांव से हैं। तो वो शिक्षा विभाग में हमारे हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं। उसके अलावा एथलीट बहुत बढ़िया हैं वो। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं। आप में से बहुत से लोग उनकी इस प्रतिभा से वाकिफ़ हैं। जब हमने उनको दरख्वास्त की कि आप एक वीडियो बना के भेजें, तो उन्होंने एकदम वो स्वीकृति उसकी दे दी। पर जब वो वीडियो बनाने लगे तो उन्हें कई तरह की, फिर वो कहते हैं कि समस्याएं रही। उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ सामान्य होता है और जैसे ही मोबाइल को ऑन किया रिकॉर्ड करने के लिए, वो तुरंत असहज हो जाती है। तो उनको बार बार वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़े और आखिर में अपने आप को वो इस वीडियो के रूप में हमसे साझा कर पा रही हैं। और हालांकि उनकी जो बोली है उसकी एक झलक इस वीडियो में आपको मिलेगी, पर अगर उनकी नेचुरल वे में हम बोली सुने तो इससे कहीं मीठी है, कहीं स्वाभाविक होकर वो लगातार रहती हैं। पर फिर भी हमारा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि आपको हर हमारे अंचल की बोली का एक टेस्ट दे सकें, तो वो टेस्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और अपने गांव की कुछ बातों को वो याद कर रही हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं मंजू भैणी रूसूँ और भैणी ज़िले में एक छोटो सो गांव है सिमली। भैणी से 25-26 किलोमीटर दूर है और मेरो गांव छोटो सो है। और इस गांव में हरियाणवी और राजस्थानी दोनों भाषा मिक्स बोली जा हैं और हमने बागड़ो भी बोले हैं लोग। और खड़ी बोली है, दूसरों को सुने तो नहीं सोचा ये लड़ाई करें हैं, लठ मार। जिस तरह तू सारे कोई बाहर जा रहे हो तो उसने कहेंगे तू कड़े थोड़े सारे दिन बाहर ना अंडी जा है, हम ही उरा करने तेरी बाट देखा और तू बेरा न कड़े अंडे है। तो इस तरह यह खड़ी बोली है। और एक मेरे गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और काकड़िया और मतीरा बहुत ज़्यादा होश हैं। काकड़िया ने जब वह सूखा भी दे हैं बाद में काटने के बाद, और सुखाने के बाद उनकी सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया बने है। और जब जाडो आवे तो बाजरे की रोटी के ऊपर नूनी को घी और काचरियाँ की सब्ज़ी बना के खावे तो वो बहुत बढ़िया लगे है। और न्यू भी को नहीं एक दूसरे के जो भी सब्ज़ी बना रखी हो बढ़िया वह लियाओं से मांग की, कोई बात को नहीं, एक दूसरे से मिलजुल के रहे हैं। छोटो सो गांव है, बड़ो तो सह को नहीं।
और बहुत बढ़िया भाईचारो है। और हमारे गांव के बीच में एक चूतरो बना रखे हो बड़ोए, सारा गांव का उड़े बैठ की ताश खेल ली जा से। तो जब वो ताश खेल रहे हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, दूसरों गांव को कोई भूल के आ भी जा तो वो नहीं सोचे ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई को नहीं, वो उनको आपस को प्यार है, भाईचारो है। जब तक वो उड़े रोज़ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर लें, इतना उनको जी कौन लगे। और जिस तरह पूरे हरियाणा में ताऊ देवीलाल ने माने हैं, इस तरह ही मेरे गांव में एक दादू लालचंद थो, वो इस दुनिया में कोनी, बहुत बढ़िया आदमी थो। वो लगातार 6 योजना तक बैठो गांव को सरपंच बने थो। और बैठी पंचायत जो बने है उसने सरकार इनाम दे है, तो लगातार 6 योजना तक वो बैठी पंचायत को इनाम मेरे गांव ने मिलेड़ो है। दादू बहुत बढ़िया आदमी थो, सारा गांव ने भाईचारे में बांध के रखनी हो। तो अगर वो आज जिंदा होंदो तो सारा गांव की तस्वीरें अलग होंदी। गांव तो खैर बढ़िया हो से उरे ज़्यादातर लोग भैंस रखे हैं, ऊँटड़ी भी हैं उरे, जिसने खेती कर ले हैं, बहुत बढ़िया हो से गांव। तो जब भी मैं न्यूज़ कदे गांव का नहीं जाऊं तो मैंने दादू लालचंद बहुत याद आया है। इसे आदमी आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। उसने पूरे गांव ने अपना घर मान्या कर दो, कदे न्यू कौन सोची भाई वो दूसरे को बालक से कि। मित्रों, रोहतास बागड़ी जी हिसार में रहते हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अध्यापक हैं। हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने एक वीडियो हमें भेजा है। उस वीडियो में वो अपने एक उपन्यास से एक संवाद पढ़ रहे हैं। वो संवाद बागड़ी बोली में है, तो उस संवाद को हम अब सुनेंगे। और इसके अलावा बागड़ी बोली के विषय में कुछ और जानकारियाँ वो हमसे इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। तो इसमें जब रमेश 10वीं में फेल होकर घर लौटता है तो उसके पिताजी जो है उन्हें पहले समाचार लग गया और वो आते ही उसे कहते हैं कि मुँह लेर आयो ग्रह राम में कुआ जोड़ा समझ गया का गाड़ी आनी बंद होगी। और इससे आगे राजा राम के मुख से शब्द बिर छूटते दादी ने खड़ा होकर झिड़क दिया, रजिया तने कितो रोक्यो हो, फिर भी तेरो सबर को नहीं हो, जा तेरो काम कर। इसी दौरान जाड़ों को पूरे हुए दादा भी आ पहुँचे। उन्हें पहले से अनिष्ट की शंका थी। जे कोदू गए कौन समझ में आ पढ़ाई तो के धक्को है के सारा पढ़े वे चोखा जीव है। रजिया 12 चाल जा तना पानी बुलाव है, पानी पर अब जाए पाछ है। और इस तरीके से दादाजी उसको समझाते हैं फिर अपने पोते को, और मीठे मरम दिए, कोई बात नहीं बेटा, जे तेरा पढ़ाई नहीं समझ में आवा तो खेती बाड़ी संभाल, देव लोग कहो कि प्राइवेट फार्म भर दे। रजिए की तो आदत ही है बकण की, रोटी खा ले जा किलो ना करे, जब तेरे कर्म में पढ़ाई नहीं तो के बस की बात है। तो इस तरह के कुछ डायलॉग जो है इस के अंदर है बागड़ी, क्योंकि ये जो हमने इसकी पृष्ठभूमि उठाई है डिंग के पास की जो बागड़ी भाषा है, और वहाँ का इसमें अंदर जो मंदोरी है और इस तरह के कुछ गांव हैं लुदेसर, उनके इलाके की भाषा को बनाने की कोशिश की है। क्योंकि बागड़ी भाषा के भी बहुत से प्रकार हैं। जो बिश्नोई भाषा है वो हर चीज़ को सह की जाए हगड़ाई बोले तो हगड़ाई अटकट्ठा हो गया है, तारा घर काम को नहीं कि इस तरह की अलग भाषा है। थोड़ी सी फतेहबाज की बागड़ी अलग है, सरसा के बाद जो राजस्थानी टच है उनकी अलग है थोड़ी सी, क्योंकि कीत कठ है, ये शब्द जो है अलग अलग बागड़ी भाषा के हैं। सादिक अहमद साहब मेवात में रहते हैं और अपने नाम के साथ मेव लगाते हैं। मेवाती बोली में वो लगातार लिखते रहते हैं, उनके बहुत सारे दोहे हैं। तो जब हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने एक लंबा सा वीडियो हमें भेजा है। आप मेवात की जो बहुत मीठी सी बोली है उसकी तो एक झलक पाएंगे ही पाएंगे। इसके अलावा मेवात के इतिहास के बारे में आपको बहुत सी अनोखी पर ज़रूरी बातें भी पता चलेंगी। तो लीजिए ये वीडियो देखिएगा। मैं मेवात के नुहू कस्बा में रहूं। नुहू कस्बा मेवात को बहुत ज़्यादा पुरानो कस्बा तो ना है, पर काफ़ी तारीखी कस्बो है। नुहू कस्बा किशन ध्वज नाम के ब्राह्मण ने इंदौर से आके 1205 सम्मत यानी कि 1100 से
1947 ईस्वी में बसायो। यूँ कस्बा बहुत ज़्यादा बेशक पुराना ना हो, पर जब किशन धवज नाम के बामण ने यूँ इंदौर सु आके बसायो, वाके बाद वो भिवानी सु रूड़ामल जाट है लाके वाने नुहू में बसा लियो। या तरह सु नुहू में बामण और जाटन की आबादी होगी। सम्मत 1329 यानी सन 1472 में नूर खां खानजादा के बेटा मुजाहिद खां और कमाल खां को फिरोज शाह का लड़का सुल्तान सलीम शाह ने कई बड़ी खिदमत के एवज में नुहू की जागीर उन्नू अता कर दी। वहाँ के बाद यह कस्बा में मेव आके बस गया और 1857 तक यह कस्बा में मेव, बामण, जाट और खांजादों की आबादी ही। 1857 में मेवन ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और जो कि नुहू में दहंगड़ मेवों की चौधर भी ही, उन सब ने मिल के अंग्रेजन सु और जो यहाँ के खानजादा वे अंग्रेजन के साथ था, तो अंग्रेज पुलिस और खानजादाओं से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजन को हिंसू मार भगाए। लेकिन जब 1857 की क्रांति विफल हो गई, जब 1857 की क्रांति फैल होगी और दिल्ली पर अंग्रेजन को दोबारा कब्जा होगा, तो फिर अंग्रेजन ने मेवन की ज़मीन जब्त करके इनाम में खानजादान को दे दी। अब भी मेवन का कुछ घर हाँ, पर मेवन के पे अपनी ज़मीन अब ना है। दोस्तों, मेवात एरिया की ज़बान है और यूँ ज़बान बहुत पुरानी ज़बान है और हिंदी की एक उपबोली है। पश्चिमी हिंदी से दो ज़बान निकली, बिरज और राजस्थानी। फिर राजस्थानी में से 4 ज़बान निकली, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। और फिर मेवाती में से भी 2 ज़बान निकली, गुजरी और अहीरवाड़ी। तो यूँ बहुत छोटा हिसाब से मेवाती को एक तरह से सजरा नस्ब है। 1947 से पहले मेवाती राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा का गुड़गांव जिला में और बावल निजामत में बोली जावे। मेवाती की अपनी लिपि ना है, लेकिन मेवाती ने बड़े बड़े शायर हुए हैं, जिनने दोहे, मेवाती बात, जिन्हें आप मेवाती कथा कह सको हो, मेवाती होली, मेवाती गीत, मेवाती बारहमासी, मेवाती जिक्री, मेवाती रसिया, बहुत सारी रचना करी है। नुहू से 8 किलोमीटर दूर आकेड़ा गांव में महाकवि सादल्ला हुए हो औरंगजेब के ज़माने में। वाने महाभारत की कथा मेवाती में लिखी ही, जामे जाके 5 खंड है और हर खंड में तकरीबन 360 दोहा बताए जावा। हालांकि अब वो सारे दोहा ना मिला, ना
जो सादल्ला ने जो पोथी लिखी ही वो भी अब अवेलेबल ना है, क्योंकि जब 1947 में हंगामा हुआ तो बाकी कागज़ों के साथ, बाकी कागज़ और दूसरी चीज़न के साथ वो पोथी भी उनने कुआं में घेर दी और वो या हिसाब से जो ओरिजिनल जो असल वकी पांडुलिपि ही सादल्ला ने जो लिखी ही वो खोगी और आज वो कंठस्थ बहुत से लोगों ने अब भी वो ज़बानी याद है। आकेड़ा में अब ऐसे आदमी ना रहे वैसे जिनने पूरी याद ही, लेकिन अब भी एक आध आदमी ऐसा हाँ जिनके महाभारत या जिस जाए मेवाती में पंडून को कड़ा कहवा वो है, मीरासीन के भी याद है, पर पूरे जो 1860 दोहे है वहाँ में वे याद ना, तकरीबन 750 पौने 800 दोहे अब वाक़ई अवेलेबल है। मेवाती ज़बान में हजारों दोहे और हर जिंदगी के हर शोबे पे दोहे कहे गए हैं। बहुत सारे दोहे समय के साथ ख़त्म हो गए क्योंकि मेवाती की अपनी लिपि नहीं, शायर भी अनपढ़ है, उन्हें लिखो ना हो और अगर लिखो भी होए वो तो वो ख़त्म हो गए। लेकिन लोगों ने बहुत सारे दोहे, हजारों दोहे लोगों को आज भी ज़बानी याद है। मेवाती ऐसी ज़बान है जहाँ में बात बात पे कहावत, बात बात पे लोकोक्ति, बात बात पे मुहावरा, बात बात पे दोहा कहा जावा। और मेवन की पंचायत में खासकर दोहे का बहुत अहमियत है। कई बार तो बड़ी बड़ी पंचायत एक दोहा सुई फैसलो हो, तो यह हिसाब से बेशक मेवाती उपबोली है, लेकिन मेवाती संस्कृति और मेवाती लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। बहुत सारी चीज़ें आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको संरक्षण करो जाए। हमारे एक साथी है मुफ्ती मुश्ताक जो जामिया मिलिया में दीनियात के लेक्चरर प्रोफेसर हैं, उनने तकरीबन 40,000 दोहे उनने इकट्ठे करे हैं। मेरी भी एक किताब मेवाती लोक साहित्य में दोहा परंपरा नाम से छपी है, जहाँ में तकरीबन 750 दोहा हैं। मेवाती संस्कृति में भी मेरी जो दूसरी किताब मेवाती संस्कृति है, वहाँ में भी काफ़ी दोहे, लोकोक्ति, मुहावरे और गीतों का संकलन है। तो यह हिसाब से हम कह सकें हाँ कि मेवाती हिंदी भाषा की बड़ी समृद्ध बोली है और यूँ बोली वक्त के साथ आज काफ़ी बदल चुकी है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी का बहुत सारा शब्द या भाषा में मेवाती उच्चारण के हिसाब से शामिल कर लिया गया। मेवाती दोहे जो हैं, जिन्हें मेवाती बिरहड़ा या मेवाती दोहा भी कहा जावे, एक एक दोहा ऐसा है कि एक ही दोहा में हिंदी, फारसी, उर्दू और राजस्थानी का शब्द। जैसे मैं एक दोहा आपको कहूँ कि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी ही, और रेतीलो मेवात को रेतीला इलाका हो तो रेत में सु कालो नाग जा रहो और शायर अपने घर की खिड़की में सुबह देख रहो। तो जब काला वो नाग जा रहो हो तो वो मोर ने घेर लियो। नु कहवा मेवाती में के मोर की और काला नाग की दुश्मनी है। तो जब वो घेर लियो तो वह शायर ने एक दोहा कहो, और आप देखिए यह दोहा में फारसी के भी वर्ड आ रहे हैं, हिंदी का भी आ रहा, संस्कृत का भी आ रहा, राजस्थान का भी आ रहा। दोहा ऐसे है
तऊ तत्ता बाड़ू तपे धरण दे न पग वा बैरी ताऊस ने घेरो बासक नग। तो यूँ मेवाती की खूबसूरती है कि मेवाती हर भाषा का शब्दन ने अपने अंदर अपने उच्चारण के हिसाब से जज़ब कर लेती है। और मैं यह बात मानूँ हूँ कि जो बोली या जो भाषा दूसरी भाषान का जितना शब्दन ने अपने अंदर जज़ब करेगी वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। मेवाती भी एक बहुत समृद्ध बोली है, जाको लोक साहित्य इतनो समृद्ध है कि अगर आज उसका संकलन और संपादन ना किया गया तो हिंदी साहित्य एक बहुत अमूल्य साहित्य से बहुत अमूल्य साहित्य निधि से खाली हो जाएगा। नानक चंद जी लगातार लिखते रहते हैं मेवाती में और ब्रज बोली में। आप प्रिंसिपल हैं और आपको बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार बुलाया जाता है। आकाशवाणी के मथुरा केंद्र से लगातार आप जुड़े रहते हैं। और आज आप सौ एक ऐसी समृद्ध, मीठी, साहित्यिक और प्यारी बोली की बात करूं, जाको डंका पूरी दुनिया में बजे। जाने हिंदी साहित्य के भंडार को उच्च कोटि के साहित्य से लबालब भर राख्यो है। या बोली में ही कविताई करवो एक समय कविता करवो मानो जावे हो। खड़ी बोली में कविता तो बहुत समय बाद प्रारंभ हुई जी। भगवान कृष्ण की बोली है, महाकवि सूरदास की भाषा है, रत्नाकर, भूषण, घनानंद, नरोत्तम दास जैसे आदरणीय साहित्यकारों की भाषा है। जी हाँ, ब्रज भाषा। और यहाँ के संबंध में कही गई है कि ब्रजवानी तू ही महारानी सगवानी की, बोलवे में कहाँ और ऐसी मधुराई है, योगीराज कृष्ण ने उचारी निज मुख सो तू, गारी हूँ प्यारी लगत, गारी हूँ प्यारी लगत, ऐसी मन भाई है। कि बोल के बिताई कान सिगरी लड़काई आमे, रसिया गीत छंदन में अमृत भर लाई है। कि रसना पे आत चक्षु किए के खुल जात, तबे सूरदास आंधरे ने कीनी कविताई है। या वाणी को महत्व या के लैया भी ज्यादा बढ़ जाए कि ये भगवान कृष्ण की बोली है। जी बोली साथ में आठ घट के पटन को खोल दे। ब्रज बोली में विपुल साहित्य है, या को व्याकरण है, या ही कारण या की भाषा को या बोली को भाषा को स्थान प्राप्त है। लोकगीत, गारी, बिहावलो, खोरिया, रथ जगो, पातर बांधवो, रसिया, छंद, ख्याल और लांगुरिया जैसी अनेकन विधा ऐसी हैं जो ब्रज से ही पूरे देश में गई है। शास्त्रीय संगीत में ब्रज के गीतन को बहुत प्रभाव है और रागन में ब्रज की भाषा के शब्दों को ही प्रयोग हुए। ब्रजभाषी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, आगरा के लगते हुए जनपद, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, दौसा, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, गुना, विदिशा, ग्वालियर और हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले के होडल, पलवल को क्षेत्र ब्रजभाषी है। बोलवे में कछु अंतर भी हते। आगरा, धौलपुर और भरतपुर की बोली में अंतर दिखाई पड़े तो मथुरा, वृंदावन की बोली को अलग ही रंग है। अब बात करें ब्रजभाषा के और बोली पे प्रभाव की, तो यह बात कहवे में कोई संकोच ना है कि उत्तर भारत की कोई ऐसी बोली ना है
जापे ब्रजभाषा को प्रभाव ना हो, क्योंकि जैसे ही बालक छठी क्लास में पहुंचे तो वाकई कोर्स में सूरदास जी के पद, रसखान जी के छंद, भूषण रत्नाकर की कविता आमे और बिन्ने वो बड़े चावते पढ़े। बच्चा जाने कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये ब्रजभाषा को है। यहाँ के आगे पहुँच के ये फिल्मन में पहुँची, अब थोड़े दिन पहले प्रेम रतन धन पायो, ये भी ब्रजभाषा है। और झुमका गिरौरे या पल्लो लटके, तो ये ब्रजभाषा को जो गायकी को क्षेत्र है, संगीत को क्षेत्र भी बहुत अद्भुत है। और यहाँ पे इतना विपुल भंडार है लोक धुनन को, लोक गीतन को, कि ये रंग बरसावे। जैसे जो बोलवे को थोड़ा फर्क है, आपको ऐसे देख सकें कि जैसे खड़ी बोली में कहेंगे ग्राम, कौन से ग्राम से हुआ, तो ब्रज में कहेंगे भैया तेरा कौन सा गांव है। तो हरियाणा के जो ये गांव हैं होडल के आसपास के, इनमें कहेंगे कौन सा गांव में, तो यहाँ ओ की मात्रा को अनुभव दिखाई पड़े। यही तरह जो हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी बोली है, रोहतक की बोली को ज़्यादातर हरियाणवी समझो जाए तो वाकई रागनी बड़ी प्रसिद्ध भई, गीतों बड़ी प्रसिद्ध भई, तो वो उन पे ब्रजभाषा को प्रभाव देखो जा सके। एक हरियाणा को आदमी और एक ब्रज को आदमी घंटान बात कर सकें बिना किसी काऊ द्विभाषिया के। और बोली को महत्व भी यही में है कि वो परस्पर संवाद कर सके। ब्रजभाषा में मधुरता है, हरियाणा की बोली में हास प्रयास की विपुलता है। जैसे हरियाणा के बारे में एक बात बहुत कही जाए, स्कूल है तो वह स्कूल बोलेंगे वो, और स्टेशन को टेशन बोलेंगे। तो ये वहाँ की बच्चा जातर यहाँ के बोल तो आया हो बचपन के, वैसे ही बापू आदत पड़ जाए। ऐसे ही अगर एक ब्रजभाषी रोहतक वाले से सवाल करे कि भैया जी आदमी कहाँ से आयो है, तो रोहतक वालों जवाब देगो मन के बेरा, यानी कि मुँह पतो ना है, तो बुआ की बातें समझ रहे हो, बुआ की बातें समझ रहे हो। तो ये जो समझने को आदान प्रदान है, ये क्षेत्रीय बोलन में बोली में प्रेम उत्पन्न करे। और ये उत्तर भारत की जितनी बोली है थोड़े थोड़े महीन फर्क के आपस में घुली मिली गई है। कहूँ ठोर, कहूँ जैसे जगह को ठोर कही जाए, कौन सी ठोर ते आयो, जैसे ब्रज में कौन कहेंगे तो मेवाती में वह ना को आना है जाए कौन कहेंगे। यही तरह ब्रज में ला को रह है जाए तो मेवाती और मारवाड़ी में और अंतर आ जाए। तो ये ब्रज की क्षेत्रीय बोली पे तो बहुत तेरे शोध ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्रज में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, खंड काव्य लिखे गए हैं और टीका भी भई है। हरियाणवी बोली में भी ऐसा प्रयास करो जा रहा हो और बोली में वो लिखवे को प्रयास करो जा रहा हो। और ये जरूरी है याते बोली की समृद्धता बढ़े और एक दूसरी तो बोली ते परिचित है सके। आपने सुना होगा नरोत्तम दास जी ने एक ही रचना लिखी, इतनी उत्कृष्ट रचना लिखी सुदामा चरित्र, और बाकी पद अब तक लोगों को याद हैं। द्वारका जाया जी, द्वारका जाया जी, आप आठ हुआम यही झक तेरे, जो न कहो करिहो तो बड़ो दुख, जाऊ कहाऊ अपनी गति हेरे। चार सुपारी विचार के देख, तू भेंट उचार न चाहुर तेरे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपत जाए न पावत मेरे।
और आगे लिखें दृष्टि चकचौंध गई देख सुब्रणमयी, एक ते सरस एक द्वारका के भवन है। तो ये ब्रज की मधुरता है, मिठास है, जो सब बोलिन तक पहुंची है। और दूसरों कारण ब्रज भाषा की समृद्धता को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस भी है। अवधि में और ब्रज में कोई ज़्यादा अंतर ना है। बोलबे को अंदाज हुई है या ते शब्दकोश ब्रज को बहुत बढ़िया है और ब्रज भाषा के प्रति आकर्षण हुआ है। आज ब्रज क्षेत्र में हजारों ऐसे साहित्यकार हैं जो नित नए छंदन रच रहे हैं। और मित्रों, हमारे हरियाणा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं। शहरों के बीच रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं। बहुत से गांव हैं जिनके ऊपर पंजाबी का बहुत स्पष्ट प्रभाव है। बहुत सारे डेरे हैं जहां पर साफ तौर से पंजाबी बोली जाती है। जो इलाके पंजाब के साथ पड़ते हैं वहां पर पंजाबी बोली जाती है। पर हमारे इस गांव के पास में जो बड़ी आबादी है वो है सैनियों की। वैसे तो हमारे हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी जो सैनी हैं वो पाए जाते हैं हमारे भाई। पर इस क्षेत्र की ख़ास बात ये है कि इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं, पर कुछ ऐसे भी सैनी हैं जो सिख धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारे दोस्त हैं सर्वजीत सोंटी गांव से। ये गांव लाड़वा के पास में पड़ता है। तो अपनी गांव में बोली जाने वाली बोली के विषय में हमें वो बता रहे हैं और सैनियों के बारे में कुछ जानकारियां हमसे वो साझा कर रहे हैं। मैं ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੌਂਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲੈਕਚਰਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿसी ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਸਮਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਟੀ ਇੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੰਦੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੜੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੌਂਟੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1881 'ਚ ਕਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੈਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਿਰਫ 10% ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 1921 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੌਂਟੀ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦਬਖੇੜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਗਿਰਧਾਰਪੁਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਥਲਾ, ਬਾਰੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸੈਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ
ਸੈਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ हैं और ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜੋ आपस च मिलन बरतन दा या फिर दोनों च जो रिश्तेदारियाँ रिश्ते नाते जो हैं वो भी आजकल वो आम ही है। सारी जगह सभी जगह सब लोग आपस में रिश्तेदारी करते हैं, मिलते हैं, बरतते हैं। और मित्रों, हमारे यहाँ पर चूँकि विस्थापन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए, तो अपने साथ में वो अपनी कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी बोली भी लेकर आए। हमारे पूरे रहन सहन पर, हमारे सांस्कृतिक वैविध्य पर, हमारे जीवन के आगे बढ़ने पर जो लोग पाकिस्तान से आए उनका विशेष प्रभाव है। तो इन लोगों की जो बोली है, आमतौर पर हम उसको मुल्तानी बोली के नाम से एक बड़ा नाम दे लेते हैं और उसको उस तरह से जानते हैं। तो इस बोली के भी बोलने वाले, चाहने वाले लोग हमारे हरियाणा में बहुत से शहरों में हैं ही हैं, गाँव में भी हैं। तो हमारे दोस्त हैं केशव मुल्तानी, वो लगातार अपनी इस बोली के लिए काम करते रहते हैं। उनके विभाजन पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, तो उनकी मदद से बहुत सारे लोग आपस में मिल पाए हैं। जब वो वीडियोज़ करते हैं यहाँ के लोगों के, तो जहाँ से वो इलाके से आए होते हैं तो वहाँ पर भी लोग उनको देखते हैं, तो वो फ़ोन करते हैं कि ये व्यक्ति जिस जगह की बात कर रहा है मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को वो मिलाने वाले व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने जो बहुत सारा अपनी बोली में काम किया है, उसी का एक नमूना मैं चाहता हूँ आपके सामने रख सकूँ। साड़ी ज़बान इतनी मिठी है, रब दी ज़बान है, बाबा फरीद दी ज़बान है, बुल्ले शाह दी ज़बान है, बाबा गुरु नानक दी ज़बान है। लेकिन जिमें हुन अम्मा ने दसा है कि हाय री क्या करेंदी पई है, खाओ पियो मरो कुछ भी करो, लेकिन उनके विच भी एक प्यार है। गाली कहनी, लेकिन फिर भी कई बार मैं सोचे ना कि क्यों असा अपनी ज़बान को छुड़ेंदे पे हैं, बुलेंदे कहनी। कम से कम सबको अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए। वड्डे वडेरे सबको आदे असा उत्थों आए हैं, 3 शइयां गिन के आया से, ईमान, जान ते एक ज़बान। साड़ी जान भी सलामत है, ईमान भी सलामत है, लेकिन साड़ी ज़बान ही मेरे सलामत कहनी है। तो सबको अपनी ज़बान वास्ते सोचना चाहिए, साड़ी आने वाली जनरेशन को सोचना चाहिए कि अपनी ज़बान को कायम रखें। क्योंकि ज़बान जे वेले मरदी है ना, तो एक पूरी कम्यूनिटी, पूरा समुदाय मर वेंदा है। तो वो ज़बान वाले बंदे का पता ही क्या नहीं होता कि उन्हों की असली पहचान क्या है, असली आइडेंटिटी क्या है ही मिले। और दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए वो आ तो गए, पर अभी तक उनको अपने उस इलाके की याद सताती है। उसकी बोली को लेकर वो फ़िक्रमंद रहते हैं और उस बोली को किसी न किसी तरह से वो जीते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ से जो लोग पाकिस्तान जाकर बसे हैं, उनके दिलों में भी अभी तक हरियाणा धड़कता है। तो बहुत सारी लगातार कोशिशें हैं जो लगातार वो करते रहते हैं अपनी हरियाणवी बोली को बनाए रखने के लिए, उसकी पहचान दिलाने के लिए। तो ये वीडियो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में हरियाणवी बसते हैं, उनके मुशायरे का एक हिस्सा है। तो बड़ा अजब लगता है कि पाकिस्तान में हैं, मोहम्मडन हैं, पर हरियाणवियों किस तरह से वो जीते हैं। और जो बोली ख़ास तौर से ये शायर साहब जो सामने बोल रहे हैं, जो आपको अभी दिखाई देंगे, मुझे लगता है और आपको भी लगेगा इसको सुनकर कि उनकी बोली कुछ ऐसी लगती है कि उनके बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं इंद्री का जो आसपास का इलाका है, यहाँ से हिजरत करके वहाँ पर गए होंगे। तो एक नमूना ये भी लीजिए, क्योंकि इसके बिना भी हमारी जो हरियाणवी है उसके नमूनों की बात पूरी नहीं हो पाएगी। तेरे तो जो मैं बात सुना रही परसों है, वो तेरी भी कुछ समझ में आ रही परसों है। तेरे तो जो मैं बात सुना रही परसों है, वो तेरी भी कुछ समझ में आ रही परसों है। और सीधे मुंह इब बात नहीं करती मारते भी, और नंदों ते भी आंख दिखा रही परसों है। और अपने बासन परले घर में ले जाएगी, वो अपने बासन परले घर में ले जाएगी। कड़ियों में जो साहब बता रही परसों है,
वो अपने बासन परले घर में ले जाएगी। वो कड़ियों में जो सांप बतारी परसों तय, और भूल के भी या सौंधी हमने ठाई नहीं। वो खामा खा की राड जगारी परसों तय। और जनाब से रह के मारते अख्तर मारा बालक पाड़ेगी। मारते अख्तर मारा बालक पाड़ेगी। और मारता ज्यादा लाड लडारी परसों तय। तो मित्रों, ये थी एक मेरी जिज्ञासा हरियाणवी बोलियों को लेकर, और आप सबकी मदद से एक ये बड़ा आकार ग्रहण कर चुकी है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे एक अनुरोध पर बहुत प्रयास करके तमाम वीडियोस मुझे भेजे हैं। मेरी भी इस काम को शुरू करने के समय जो जिज्ञासाएं थी, अब वो कुछ हद तक शांत हैं, पर नई जिज्ञासाएं भीतर जन्म ले रही हैं। एक संतुष्टि भी है, और हमारे हरियाणा के बारे में, इसकी बोलियों के बारे में एक नई दृष्टि मेरे पास है। यकीनन अगर आप भी हमारे तीनों के तीनों जो एपिसोड हैं वो पूरी तरह से सुनते हैं, तो आपके पास नया बहुत कुछ होगा अपने ही बारे में। ये बोलियां हैं तो एक सीमित संख्या में ही हमें प्राप्त हो पाई है, और सीमित संसाधन है हमारे पास भी, जैसे हम आपके सामने इन बोलियों को रख सकते हैं। ये श्रृंखला कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। मैं आपसे बस आखिर में यही कहूँगा कि इन वीडियोस को भी आप अंतिम ना मानें। आप चाहें तो अपने स्तर पर, चाहे मुझे किसी भी तरह से आप भेज सकते हैं ये वीडियोस, और एक बड़ी संख्या में अगर ये वीडियोस इकट्ठा होते हैं तो फिर से हम कोई ना कोई ऐसी बातचीत कर लेंगे और एक लड़ी के रूप में इन तमाम वीडियोस को पिरो लेंगे। आपको एक और बात आखिर में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बोली को आप जिएं। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके गांव की, आपके माँ की, आपके पिताजी की बोली के अंदर आप पूरा अपना मान महसूस करें। वो बोली ना तो हिंदी से कम है, ना एक ख़ास तरह की हरियाणवी से कहीं कमतर हो जाती है। उसमें अपनी तरह की संभावनाएं हैं। उसमें आप जब भी संभव हो संवाद करें, कुछ हिंदी की रचनाओं को अपनी उस बोली में लेकर आएँ और उसका सौंदर्य हम सबके सामने रखें। तो विकास को यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। आपकी फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।